हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे जुलाई के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले जुलाई के फर्स्ट वीक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जुलाई के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जो कि आपके नाबार्ड और एएफओ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईलाइट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर में काफ़ी चीज़ें हुई हैं इस वीक, तो जानेंगे सभी वन बाय वन क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और क्या क्या यहाँ पर नई नई न्यूज़ एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड सेलिब्रेट द नेशनल फिश फार्मर डे वर्चुअली। तो यहाँ पर नेशनल फिश फार्मर डे वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर जानेंगे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये भी जानेंगे कि नेशनल फिश फार्मर डे किसकी मेमोरी में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ साथ नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर कब इस्टेब्लिश हुआ, इसकी सारी जानकारी हम लेने वाले हैं आने वाली स्लाइड में। सेकंड बात करेंगे तो इंडिया एक्सपेंड मैंगो एक्सपोर्ट फुटप्रिंट टू न्यूअर कंट्री जीआई सर्टिफाइड फाजिल मैंगो शिप टू बहरीन। तो यहाँ पर इंडिया जो है अब नए नए देशों में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। अब बात करेंगे आम के एक्सपोर्ट की, तो यहाँ पर अब बहरीन को, ठीक है, बहरीन देश को यहाँ पर फाजिल मैंगो वैरायटी जो कि जीआई सर्टिफाइड वैरायटी है उसको एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो जानेंगे आम के बारे में सब कुछ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एपीडा के बारे में जानेंगे, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि जो श्री अश्विनी कुमार चौबे हैं, उन्होंने यहाँ पर चार्ज लिया है एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो जानेंगे कि यहाँ पर जो आपकी एक रिपोर्ट होती है, जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जो कि 2019 में रिलीज की गई थी, जो कि हर 2 साल में रिलीज की जाती है। तो जानेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा कवर करने वाला स्टेट कौन सा है, ठीक है। और उसके साथ साथ जानेंगे परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, जो फॉरेस्ट सर्वे होती है, यहाँ से आपको एएफओ में और नाबार्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो इंडिया टू साइन MOU विद बांग्लादेश टू एक्सपोर्ट 10 लाख बेल्स ऑफ कॉटन एनुअली। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जहां पर 10 लाख बेल कॉटन की 10 लाख बेल सालाना यहाँ पर एक्सपोर्ट की जाएंगी बांग्लादेश को। तो ये जो है MOU बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और कॉटन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ यहाँ पर एक और MOU साइन हुआ है जो एपीडा और नाफेड के बीच में हुआ है, ताकि एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, उसको और ज़्यादा बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट एक ऐसा हमारे इंडिया के जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है। तो जानेंगे इस MOU के साइन होने से क्या क्या यहाँ पर एडवांटेज देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्कीम है जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 4। तो यहाँ पर फेज 4 स्टार्ट हो चुका है। तो जानेंगे फेज 4 में कितना लाख मेट्रिक टन जो अनाज है वो सैंक्शन किया गया और अभी तक कितना लिफ्ट हो चुका है स्टेट्स के द्वारा। और ये भी यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि ये जो योजना है वो कब स्टार्ट हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आपको ध्यान से और कंटिन्यू देखते रहना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो इंडिया में पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में 11 जुलाई को। तो जानेंगे क्रिप्टोगेमिक गार्डन्स क्या होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कितना बड़ा है और ये देहरादून में किस प्लेस पर ये इनॉग्रेट किया गया है, ये भी हम जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हम करंट अफेयर लेने वाले हैं सेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है आसाम काउ प्रोटेक्शन बिल बैन सेल ऑफ बीफ विद इन 5 किलोमीटर रेंज ऑफ टेम्पल। तो यहाँ पर
असम ने एक नया बिल पारित किया है अपने विधानसभा में, जहां पर गाय का जो मांस है, मतलब जो बीफ है, वो टेम्पल्स के 5 किलोमीटर के रेंज में सेल करना या परचेज करना बैन हो गया है। और उसके साथ साथ जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई हैं, उनकी कम्युनिटी जहां भी वो लोग रहते हैं वहां पर भी बीफ या फिर बीफ रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो जानेंगे इस बिल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी जानेंगे कि किस स्टेट ने, भारत के किस स्टेट ने काउ कैबिनेट का गठन किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और गाय पे एक और स्कीम है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है, तो उसके बारे में भी हम सब कुछ जानने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर एड्रेस अ वेबिनार ऑन 40th फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड। तो जैसे कि आपको पता है 12 जुलाई को 40वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है नाबार्ड का। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या बोला है, और यहाँ से हम बात करेंगे तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो जानेंगे कितना पैसा यहाँ पर सैंक्शन किया गया उसके लिए। और दूसरा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एक स्कीम थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, उसके थ्रू कितना करोड़ रुपया, कितने करोड़ फार्मर्स को दिया जा चुका है, ये भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ, चेयरमैन कौन है, इसका इनिशियल कॉर्पस क्या था, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव रीअलाइनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग स्कीम एंड स्पेशल लाइव स्टॉक पैकेज। तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग स्कीम्स और उसके लाइव स्टॉक पैकेज के रिगार्डिंग जो मनी सैंक्शन की गई थी उसके लिए दोबारा से पुनर्गठन किया गया है, उसको किस तरीके से लगाना है और कौन कौन सी स्कीम इसमें ऐड की गई हैं ताकि एग्रीकल्चर फील्ड का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, और पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर भी हम आपको देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड सेलिब्रेटेड द नेशनल फिश फार्मर डे वर्चुअली। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि नेशनल फिश फार्मर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ईयर की 10th जुलाई, ठीक है, 10th जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 10 जुलाई को हर साल नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि किसकी मेमोरी में, तो ये साइंटिस्ट डॉक्टर KH अली कहनी एंड डॉक्टर HL चौधरी के मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो नेशनल फिश फार्मर डे है इसको सॉलिडेरिटी विद द फिशर फॉक, फिश फार्मर एंड कंसर्न स्टेक होल्डर थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जितने भी फिश फॉक हैं, फिश फार्मर्स हैं, उनके लिए ही इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये 2006 को इस्टेब्लिश हुआ अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ये वर्क करता है। और एक और क्वेश्चन बन जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये आपका हुआ दिसंबर 1983 में, ठीक है। तो 1983 दिसंबर में इस्टेब्लिश हुआ है। और ये किसके प्रोडक्शन में काम करता है, ICAR के प्रोडक्शन में ही काम करता है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है। तो श्री परषोत्तम रूपाला जी हैं, जो कि अभी आपको पता है नई कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो यहाँ पर सभी मंत्री मोस्टली चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर नया मंत्री बोल सकते हो चुना गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर परषोत्तम रूपाला जी हैं। और अगर हम बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो वो हैं आपके श्री L मुरुगन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इस टाइम मतलब इस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जब नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने नेशनल फिश फार्मर डे वर्चुअली सेलिब्रेट किया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस करंट अफेयर के बारे में, और जितने भी फिशरी बोर्ड हैं और जितने भी आपके नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसोर्स है वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है इंडिया एक्सपेंड मैंगो एक्सपोर्ट फुटप्रिंट टू न्यूअर कंट्रीज, GI सर्टिफाइड फाजिल मैंगो शिप टू बहरीन। तो बहरीन देश में हमारे भारत का GI सर्टिफाइड फाजिल मैंगो शिप किया गया है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि ये कितना एडवांटेजियस रहता है, क्योंकि इंडिया ने कई फील्ड में अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो स्टेप है वो कितना फ्रूटफुल रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैंगो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है
क्योंकि वो भी जानते हैं कि जितने भी आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर हम उसको कवर करें तो वहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और ये जो कंसाइनमेंट है फाजिल मैंगो का, ये भेजा गया है कहाँ पे? बहरीन। आपको देश याद रखना है, बहरीन देश में, जो कि वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट का ये आम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट से, कहाँ से कौन कौन सा आम जिसको जीआई टैग मिल चुका है और वो एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंसाइनमेंट है फाजिल मैंगो का, ये एक्सपोर्ट किया गया है एपीडा के द्वारा। अब यहाँ पे एपीडा से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, तो एपीडा की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। अगर हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 13 फरवरी 1986, 1986 13 फरवरी को ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो इतना आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, पीटा के द्वारा। डीएम एंटरप्राइजेस उसने एक्सपोर्ट किया है, जो कि कोलकाता का है। और ये इंपोर्ट किया गया है, वो किया गया है अल जाजीरा ग्रुप, जो कि बहरीन का है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, जैसे सभी देशों में होता है। आगे बात करेंगे तो कुछ 9 वेराइटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं, जिनमें जीआई सर्टिफाइड भी हैं। जैसे बात करेंगे अगर हम, तो क्षीर सापाती एक आपका मालदा वेस्ट बंगाल का आम है, ठीक है, उसके साथ लखनभोग जो कि मालदा वेस्ट बंगाल का है, फाजिल वैरायटी ये भी मालदा वेस्ट बंगाल की है, दशहरी जो कि मलिहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश की है, और उसके बाद आम्रपाली एंड चौसा जो कि मालदा वेस्ट बंगाल से रिलेट करती है, उसके साथ साथ लंगड़ा नादिया वेस्ट बंगाल। ये कुछ ऐसे हैं जो जीआई सर्टिफाइड मैंगो वैरायटीज़ हैं जिनको एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, और इस बार एंट्री की है फाजिल वैरायटी ने। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा मैंगो की रिगार्डिंग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री मैंगो का प्रोडक्शन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मैंगो का। अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो अराउंड 20 मिलियन टन, ठीक है, 20 मिलियन टन यहाँ पर प्रोडक्शन होता है मैंगो का सालाना इंडिया से। और मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये बहरीन देश में आपका जो फाजिल वैरायटी है ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। एपीडा इसका एक्सपोर्टर है, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंगो के रिगार्डिंग मिल गई होगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बात कर लेते हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, जिन्होंने यहाँ पर अपना चार्ज एज्यूम किया है एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये अब मंत्री बन चुके हैं और इनको चार्ज मिल चुका है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। यहाँ पर उन्होंने चार्ज एज्यूम करने से पहले एक ट्री की सैपलिंग लगाई है, ठीक है, अपने प्रेमिसेस में, जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वहाँ पर। उसके साथ ही इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण किया है। और आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी का थैंकफुल बोला है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो ISFR, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जो है 2019 में आई, ठीक है, हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको याद रखना है। तो अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का ज़्यादा है भारत में, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बता दूं, जो आपका पहला स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखता है एरिया वाइज बात करेंगे तो वो है MP, ठीक है, मध्य प्रदेश। सेकंड पे अगर हम बात करेंगे तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। थर्ड पे अगर हम बात करें तो वो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और 4 पे अगर हम बात करके चलें तो उड़ीसा और देन महाराष्ट्र, ठीक है, ये उड़ीसा हो गया और ये महाराष्ट्र हो गया। तो ये आपके टोटल टॉप 5 स्टेट्स हैं जो फॉरेस्ट कवर के मामले में सबसे आगे हैं। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर परसेंटेज वाइज कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखता है? तो वो है मिज़ोरम, ठीक है, कौन सा है? मिज़ोरम है, जो कि टोटल का 85.4, ठीक है, 85.4 परसेंटेज एरिया कवर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 79.6% कवर करता है, ये भी आपको याद रखना है।
देन यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो स्टेट है वो है मेघालय, जो कि लगभग 76.33% कवर करता है। उम्मीद करते हैं परसेंटेज वाइज भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो इजीली आप कर पाओगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, तो वो आपका है 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द आवर इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखना है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो एरिया है वो हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 21.67, ठीक है, 21.67% एरिया है हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो कि फॉरेस्ट कवर रखता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी फ्रेंड को शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट सेशन जो है वो छूट ना पाए और सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम, यूपीपीएससी डीएचओ और अदर पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं हम लोग। हमारे एप्लीकेशन जो कि एक एंड्रॉयड ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर आपको 15 मॉक टेस्ट ये मिल जाएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जनरल स्टडी के 40 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल किया और एग्ज़ाम देने वाले हैं, 1 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो आप इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप लेवल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे तो 299 की जगह केवल आपको ये मिलेगा 199 रुपीज़ में। तो काफ़ी स्टूडेंट ले चुके हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहे हैं और आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा करने की पूरी उम्मीद है इस मॉक टेस्ट के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो इंडिया ने एमओयू साइन किया है बांग्लादेश के साथ, ताकि वो 10 लाख बेल एनुअली एक्सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर लगभग 10 लाख कॉटन बेल एक्सपोर्ट की जाएंगी बांग्लादेश को। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होगा, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो CCI कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होगा और ये MOU बहुत जल्द साइन होने वाला है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन इससे कॉटन के जितने भी फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर अगर हम कॉटन आउटपुट की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू CCI 2020-21 का जो रिवाइज कॉटन प्रोडक्शन है वो है 356 लाख बेल। अब यहाँ पर बेल की बात आती है तो कॉटन की जो बेल होती है वो 170 kg की होती है और जूट की जो बेल होती है वो 180 kg की होती है। तो यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉटन की बेल कितने kg की होती है या फिर जूट की बेल कितने kg की होती है। अब आपको बता दें कॉटन में वर्ल्ड का कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो वो हमारा भारत है। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है 2020-21 के डेटा की अगर हम बात करेंगे, जो कि ओवरऑल का 22% रखता है। ठीक है, जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसका 22% भारत एनुअली प्रोडक्शन करता है कॉटन का, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो एपीडा और नाफेड के बीच में भी एक MOU साइन किया गया है, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और उसको स्ट्रेंथ मिलेगी जितने भी फार्मर कोऑपरेटिव हैं और FPOs हैं उनको। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए ही जितने भी एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट कोऑपरेटिव हैं या फिर जितने भी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्प के लिए ये कदम उठाया गया है। और ये आपका MOU साइन हुआ है एपीडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके बारे में मैंने सारी डिटेल अभी आपको बताई है। और दूसरा है नाफेड, जो कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाफेड का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाफेड आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 में इस्टेब्लिश किया गया है। इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाफेड। यहाँ पे बात करेंगे तो ये किया जा रहा है द MOU ऑल्सो
ensuring sustainability and growth of export by cooperative by addressing issues such as technology, skills, quality product and market access। तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, स्किल्स एनहेंस करना, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना और मार्केट एक्सेस करना ही इसका उद्देश्य है, जिससे जो एक्सपोर्ट है उसका जो पोटेंशियल है वो एनहेंस कर पाए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो 15.30 लाख मेट्रिक टन फ्री फूड ग्रेन लिफ्टेड बाई 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 4। तो अभी तक टोटल यहाँ पर 4 फेज आ चुके हैं इस योजना के। इस योजना की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो मार्च 2020 में, ठीक है, मार्च 2020 में ये योजना लॉन्च की गई थी मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल देने की घोषणा की गई थी। तो जो पहला फेज था, ठीक है, पहले फेज की अगर हम बात करेंगे तो वो चला था अप्रैल, मई प्लस जून, ये 3 महीने में यहाँ पर पहला जो फेज था वो चला, फिर बीच में और सेकेंड और थर्ड फेज चले। अभी जो जुलाई से स्टार्ट हुआ है वो 4th फेज हुआ है, क्योंकि कोविड-19 में जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनके लिए एक तरह का मुफ्त राशन प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर बोल सकते हो मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर 5 मंथ। तो अब ये 5 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक। तो ये जुलाई से नवंबर तक ये स्कीम चलने वाली है और यहाँ पर लगभग 198.79 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी तक 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या इसमें 28 स्टेट हैं और जो आपकी 8 हैं वो यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये टोटल हो गए 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी द्वारा 78.26 लाख मेट्रिक टन फ्री फूड ग्रेन लिफ्ट किया गया है अभी तक, लेकिन अभी ये नवंबर तक चलेगा। तो जो टारगेट है टोटल इतना लोगों को प्रोवाइड करना है इस स्कीम के तहत। यहाँ पर FCI काफ़ी हेल्प कर रहा है इस फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में। और अगर हम बात करेंगे तो 4005 फूड ग्रेन रैक अभी तक लोड की जा चुकी हैं FCI के द्वारा सिंस 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 तक 4005 फूड ग्रेन रैक लोड की जा चुकी हैं अंडर PMGKAY 4 फेज, जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक ये चलेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं तो इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन वॉज इनॉग्रेटेड इन देहरादून उत्तराखंड ऑन 11 जुलाई 2021। तो 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। तो ये गार्डन जो है वो देहरादून के देववन, जो कि आपका चक्राता में पड़ता है, जो कि जिसकी हाइट है 9000 फीट। ये जो साइट है वो इसलिए चूज़ की गई है क्योंकि वहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है काफ़ी कम है और वहाँ की जो कंडीशन है वो मॉइस्ट कंडीशन है, मतलब नमी वाला वहाँ पर एनवायरनमेंट है। और इस स्पीसीज़ को ग्रो करने के लिए नमी वाला जो एरिया होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि क्रिप्टोगेमिक अभी हम जानने वाले हैं क्या है। तो क्रिप्टोगेम इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पर बात करेंगे तो क्रिप्टोगेमी उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें प्रजनन बीजाणुओं, मतलब स्पोर्स की सहायता से होता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिप्टोगेम है, क्रिप्टो शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से जिसका मतलब होता है गुप्त, और गैमिस का मतलब होता है विवाह। तो यहाँ पर इसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें जब वो होता है तो यहाँ पर बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि द वर्ड क्रिप्टोगेमी इंप्लाइज हिडन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये हिडन रिप्रोडक्शन होता है, रेफरिंग द फैक्ट दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सीड और फ्लावर। तो ये कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कोई भी सीड या फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए इनको फ्लावरलेस बोला जाता है, सीडलेस प्लांट बोला जाता है और लोअर प्लांट भी बोला जाता है। इनको सर्वाइव करने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जहाँ भी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये आपको देखने को इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको एक और बात बता दूं कि इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका थैलोफाइट होता है, एक ब्रायोफाइट होता है और एक आपका टेरिडोफाइट होता है। तो आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना सा जानना है कि ये जो प्लांट होते हैं वो प्रजनन
बीजाणुओं के द्वारा करते हैं, मतलब टिनी स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा इनका प्रजनन होता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावरलेस बोलते हैं, सीडलेस बोलते हैं और लोअर प्लांट्स बोलते हैं। ये 11 जुलाई को किया गया था, ये भी याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कहाँ पे किया गया, किस दिन किया गया, और आपका क्रिप्टोगेमी क्या होता है, कितनी हाइट पर है, किसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैंने आपको इस सेशन में, इस करंट अफेयर में बताएं। आगे बात करेंगे, आसाम काउ प्रोटेक्शन बिल बैन सेल ऑफ बीफ विद इन 5 किलोमीटर रेंज ऑफ टेम्पल। तो टेम्पल के 5 किलोमीटर की रेंज में जो गाय का मांस है या उससे बने कुछ प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आसाम ने एक काउ प्रोडक्शन बिल 2021 पारित किया है अपने विधानसभा में। यहाँ पर बात करेंगे तो अ न्यू बिल टू प्रोटेक्ट कैटल टेबल इन आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 12 जुलाई। तो आपको याद रखना है 12 जुलाई 2021 को ये विधानसभा में पेश किया गया, ये भी आपको याद रखना है, जो कि एक नया बिल है काउ कैटल्स की प्रोटेक्शन के लिए। जो पेश किया है वहाँ के जो सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, हिमंता विश्वा शर्मा, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये बिल पेश किया है। और सेल एंड परचेज ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट इन एरियाज predominantly inhabited by Hindu, Jain, Sikh and other non-beef eating community or within a radius of 5 किलोमीटर of temple। तो यहाँ पे बात की गई है कि जहाँ भी हिंदू, जैन, सिख या फिर जितने भी नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ रहते हैं वहाँ पे, उसके साथ साथ मंदिर के 5 किलोमीटर की रेडियस में बीफ या बीफ प्रोडक्ट बेचना या खरीदना बैन हो जाएगा इस बिल के पारित होने के बाद, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो यूनिक एस्पेक्ट है वो इस आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल का ये है कि ये रेगुलेट करेगा स्लॉटरिंग को और कंजप्शन को, और उसके साथ साथ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को रोकेगा, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई इस बिल को वायलेट करता है, अगर इसका उल्लंघन करता है तो उनको 3 से 8 साल की जेल का प्रावधान है और 3 से 5 लाख का यहाँ पर फाइन, जुर्माना भी लगाया जाएगा, ये यहाँ पर बात की गई है इस बिल में। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर काउ से रिलेटेड कुछ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, एक कंट्रीज फर्स्ट काउ कैबिनेट वॉज सेटअप बाई विच स्टेट। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने काउ कैबिनेट का गठन किया था कुछ समय पहले, जिसको गौ कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि गोधन न्याय योजना किस राज्य ने चलाई है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने चलाई है 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 2020 को ये स्कीम स्टार्ट की गई, जिसके तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो किसानों से जितने भी लाइव स्टॉक करते हैं, जितने भी पशुपालन करते हैं, उनसे 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनका गोबर खरीदेगी, उसको प्रोसेस करेगी, देन कम रेट में, ठीक है, कम रेट में किसानों को और मार्केट में अवेलेबल कराएगी। तो ये स्कीम है छत्तीसगढ़ सरकार की, 20 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर एड्रेस अ वेबिनार ऑन 40th फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस के दौरान यहाँ पर एक वेबिनार एड्रेस किया गया, जो किया नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो फोकस किया गया है स्मॉल और मीडियम फार्मर्स पे, क्योंकि वही मेन उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि उन फार्मर्स को बचाया जाए और उनसे ज़्यादा उनकी हेल्प करके, क्योंकि वही ऐसे फार्मर्स हैं जो प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। आगे बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है उसके तहत 1.35 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो चुके हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, जो भी लोग लाभार्थी हैं उनके, और लगभग 11 करोड़ फार्मर को फ़ायदा मिला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें डिसवर्स किए लगभग 50,000 करोड़ रुपए स्टेट मार्केटिंग एसोसिएशंस को। यहाँ पर 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको बताया गया था, ये घोषित किया गया है। इसके तहत यहाँ पे जितने भी आपकी लॉसेज होते हैं हॉर्टिकल्चर में, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, उसको कम करने के लिए ही इस फंड को लाया गया है। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट अभी तक 3% इंटरेस्ट पे, जो कि सालाना है, लोन प्रोवाइड करती है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि केसीसी के थ्रू फार्मर ले सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे नाबार्ड की बात आती है, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट में डॉक्टर GR चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड।
किस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई? तो क्राफी कार्ड कमेटी है। इसका पूरा नाम आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्राफी कार्ड कमेटी, जो कि आपको बता दें कि क्राफी कार्ड कमेटी के ही प्रेसिडेंट थे बी सुब्रमण्यन। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बी सुब्रमण्यन कमेटी की सिफारिश पर, तो ऐसा नहीं था। क्राफी कार्ड कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बी सुब्रमण्यन। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर कर लेना। और एक और क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द इनिशियल कॉर्पस ऑफ नाबार्ड बैंक? तो यहाँ पर 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ इज द इनिशियल कॉर्पस फॉर नाबार्ड बैंक। ये भी आपको याद रखना है। और आज का लास्ट करंट अफेयर, उसके बाद बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव रीअलाइनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग स्कीम एंड स्पेशल लाइव स्टॉक पैकेज। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये 14 जुलाई को किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और दोबारा व्यवस्थित करने की मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है। ये आपको याद रखना। उसके साथ साथ यहाँ पर फाइनेंशियल कमिटमेंट है 9,800 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आने वाले 5 सालों में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2021-22 से। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था कि इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क इज ओपन इन विच स्टेट? तो आंसर है भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क इस्टेब्लिश किया गया है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। आज का क्वेश्चन है कि सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप स्पेशली डैश क्रॉप। जैसे कि आपको बताया कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया वो सभी रबी क्रॉप को ग्रो करने के लिए लाया गया, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लाया गया, लेकिन स्पेशली किस क्रॉप के लिए ये वर्क किया, और ये बोल सकते हैं कि उस क्रॉप के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन फ्रूटफुल साबित हुआ, उस क्रॉप का नाम आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये फ्री कंटेंट पहुंच सके, और एग्रीकल्चर एग्जाम लाइक नाबार्ड और एएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। इसीलिए शेयर करते रहिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। सो वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।